गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी गेट। और अपन लोग जो बैच स्टार्ट कर चुके हैं दैट इज गेट ईएससी बैच 2021 के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी अपन लोगों ने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया था वो सर्वेइंग स्टार्ट किया है। उसके काफ़ी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। जो भी आप लोगों को डाउट्स हो आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे पिन करते रहें, जैसे कि मैं जल्द से जल्द उनको सॉल्व करने की कोशिश भी करता हूँ। कुछ बच्चों का ये था कि अपन लोग जब पढ़ रहे हैं उसके साथ के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करें। तो अपना जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया था कल भी, जो कल अपन लोगों को टॉपिक हुआ था वो भी एक न्यूमेरिकल टॉपिक था। ठीक है, आज जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो भी कुछ फॉर्मूलेज उसमें आएंगे, जिनमें से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी आप लोगों के बनते हैं। और अपन की जो कल की जो संडे की क्लास रहेगी अपन उसको प्योरली न्यूमेरिकल ही के लिए अपन उसको रखेंगे। और अगर आज की क्लास में भी अगर अपन को टाइम मिलता है तो अपन उसको न्यूमेरिकल को जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों से शेड्यूल मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। आप लोगों को पता है जो हिंदी मीडियम में जो आप लोगों का गेट ईएससी का बैच चल रहा है दैट इज जो टाइमिंग है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक है। इन्वायरमेंट की जो क्लास है आप लोगों की 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है। सर्वे की जैसे कि मैं ले ही रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम के लिए आप लोगों की सुबह क्लासेस चल रही हैं। और राजस्थान में जो वैकेंसी निकली है आरएसएम एसएसबी की, उसके लिए भी आप लोगों की 4 बजे से लेकर 7 बजे तक क्लासेस हो रही है। चलिए अपन लोगों को अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। सब्जेक्ट है आप लोगों का सर्वेइंग इंजीनियरिंग, जिसका गेट में काफी अच्छा खासा वेटेज रहता है और ईएस में भी। ठीक है, ये अपन लोगों का 5th लेक्चर है। अभी तक अपन लोगों ने बहुत सारी चीजें अपन लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं सर्वेइंग में। अपन रिवीजन की अगर बात करें तो कल जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो था आप लोगों का करेक्शंस। ठीक है, करेक्शंस इन टेप। जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि कौन कौन से टाइप के करेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। करेक्शंस ड्यू टू स्लोप आप लोगों ने देखा। ठीक है, आप लोगों ने इनकरेक्ट लेंथ के कारण करेक्शंस देखा कि अपन किस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे। इनकरेक्ट लेंथ के लिए आप लोगों ने देखा था। ठीक है, फॉर्मूले मैंने आप लोगों के साथ सारों के सारे डिस्कस किए ही थे, किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस के लिए आप लोगों ने देखा कि टेम्परेचर वेरिएशन के कारण किस तरीके से अपन लोगों का एरर जनरेट होता है और करेक्शन उस केस में अपन लोग क्या लगाएंगे। ठीक है, और भी अपन लोगों ने करेक्शंस देखे थे। आज की जो क्लास रहेगी उसको अपन चेन सर्वे से स्टार्ट करेंगे कि चेन सर्वेइंग में अपन लोग किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज अपन लोग काम में लेते हैं, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कंपास सर्वेइंग को भी। तो आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग आप लोगों से मैं पहले भी बता चुका हूं। लीनियर मेजरमेंट के लिए जो डायरेक्ट मेथड है अपन लोगों के पास दैट इज चेन सर्वेइंग। और मैं टाइप्स ऑफ चेन मेरे पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, जैसे गंटर चेन्स होती है, इंजीनियर्स चेन होती है, अलग अलग लेंथ्स अपन को अवेलेबल होती हैं 20 मीटर 30 मीटर। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, जब हम चेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे उसमें किस तरीके से जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको मैं कैसे यूज करता हूँ। ठीक है, उनकी अपन लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चेन सर्वेइंग को अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक फिगर दिख रहा है कि एक मेरे पास कोई एरिया है। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक किसी शेप का एरिया नहीं था, लेकिन मैंने उसमें मेजर स्टेशंस को मैंने लोकेट किया। तो मेजर स्टेशंस जो आप लोगों को दिख रहे हैं एक स्क्वायर बेस में मैंने दिखा रखा है। ये आप लोगों का ए स्टेशन है, ये मेन स्टेशन कहलाएगा। डी आप लोगों का मेन स्टेशन है एक। ठीक है, ऐसे ही सी है और बी है। यानी इस सर्वे को करने के लिए मैंने 4 मेन स्टेशंस अपने लोकेट कर लिए हैं। ठीक है, मेन स्टेशंस को लोकेट करने के लिए मैं कह सकता हूं जो मेरे को एक्यूरेसी रहेगी सर्वेइंग की वो काफी अच्छी रहती है। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को और दिख रही हैं, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा है बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन मैं कह सकता हूं मेरी वो लॉन्गेस्ट लाइन को अपन लोग नाम देंगे जो कि मेरे मेन स्टेशन को जोड़ रही है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर टाई लाइन दिख रहा है, चेक लाइन दिख रहा है। ठीक है, और सर्वे लाइन दिख रहा है। एक एक टर्मिनोलॉजीज को अपन लोग डिस्कस करते हैं कि इनका मैं कह दूं कि सर्वे फील्ड में क्या मायने रखती हैं ये। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लेंगे मेन लाइन को। फर्स्ट मेन लाइन। मेन लाइन की डेफिनेशन अगर आप लोगों से कोई पूछी जाती है तो आप लिखेंगे लाइंस विच आर joining main, you can say that main सर्वे स्टेशंस। मेन सर्वे स्टेशंस को जोड़ने वाली लाइन को अपन मेन लाइन कह रहे हैं। दूसरी जो आप लोगों ने लाइन देखी यहां पर दैट इज बेस लाइन। बेस
लाइन, ठीक है। बेस लाइन की अगर मैं आप लोगों से डेफिनेशन कहूं तो इसके लिए अपन को बताना पड़ेगा दिस इज द लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट, वी कैन से दैट दिस इज द लॉन्गेस्ट लाइन दैट divides the whole area. We can also say that ki whole survey area into two parts, ठीक है। तो वह लाइन जो सबसे जिसकी लेंथ ज्यादा हो और पूरे के पूरे सर्वे एरिया को दो टुकड़ों में बांट रही हो, उसको अपन कहेंगे बेस लाइन। ऐसे ही साथ के साथ अपन लोग बेस लाइन से आप लोगों ने देखा टाई लाइंस भी आप लोगों ने देखा, ठीक है। टाई लाइंस की अगर अपन बात करें तो ये क्या है, इसके लिए डेफिनेशन है लाइन ड्रॉन टू कलेक्ट information, a line draw to collect information or we can say that details of objects nearly is known as tie line। तो वह लाइन जो आप लोग आसपास की इंफॉर्मेशन, कौन से आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनकी डिटेलिंग के लिए कि भाई कितना दूर है आप लोगों से, कोई पेड़ आप लोगों के सर्वे स्टेशन में आ रहा है तो वो पेड़ अपन से कितना दूर है, ये सब की जो इंफॉर्मेशन के लिए अपन जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको अपन कहेंगे टाई लाइन, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों के पास होती है चेक लाइन। चेक लाइन की डेफिनेशन करें, इसमें कहेंगे दीज आर ड्रॉन टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ सर्वे वर्क। मैंने जो एंगल्स जो मैंने मतलब मैं कह सकता हूँ लाइन जो मैंने ड्रॉ करी हैं वो मेरी स्ट्रेट है या नहीं, ठीक है। उसको चेक करने के लिए, मेरे सर्वे की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, चेक लाइंस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। उनका जो पर्पस होता है वो एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज अपन लोग यूज में लेते हैं, अब मैं कहूंगा चेन सर्वेइंग में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। जैसे एक टर्मिनोलॉजी आपके पास आती है वेल कंडीशन ट्राइंगल। वेल कंडीशन ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो वह ट्राइंगल, a triangle having no angle less than 30 डिग्री, ठीक है, and more than 120 डिग्री is known as well conditioned triangle, ठीक है। वेल कंडीशन ट्राइंगल, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा वेल कंडीशन ट्राइंगल कहलाता है। इसी तरीके से आप लोग क्या करते हैं, ऑफसेट्स लेते हैं। ऑफसेट्स यानी मैं परपेंडिकुलर जो है मेरे, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया 45 डिग्री पर एंगल पे मैं लाइंस जो ड्रॉ करता हूँ वो मेरे ऑफसेट्स कहलाती है। और जिस चीज में मैं कह सकता हूँ एंट्री करता हूँ सर्वे की पूरी, वो मेरा फील्ड बुक कहलाती है, ठीक है। फील्ड बुक में एंट्री करते हैं जो इंजीनियर्स होते हैं, सर्वेयर्स होते हैं, और उसी की पूरी डिटेल जो होती है सर्वे की, वो मेरे को फील्ड बुक से मेरे ऑफिस में अवेलेबल होती है, और जो भी मेरे को उससे पर्पस होता है मैं उसको फुलफिल करता हूँ। तो ये जो कुछ बेसिक लाइन थी, एक और बार मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देता हूँ कि जैसे आप लोगों ने यहाँ पर मेन स्टेशन ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। आप लोगों ने टाई लाइन बना रखी है किसी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, चेक लाइन्स हैं चेक करने के लिए कि मेरा जो सर्वे है वो सही है या नहीं, बेस लाइन है। इस तरीके से अपन चेन सर्वेइंग को किसी भी फील्ड में परफॉर्म करते हैं। यहां तक मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि आपने जितना भी जो सर्वे किया है वो किया है बिल्कुल लेवल सरफेस पे, अगर मैं बात करूं आप लोगों से। लेकिन अगर अपन देखें कि वहां पर जब मुझे सर्वे करना है वहां पर हिल्स हो, यानी
स्लोपिंग ग्राउंड अगर आप लोगों को मिल जाता है तो उस केस में अपन कैसे करेंगे, यानी चेनिंग ऑन अनइवन एंड स्लोपिंग ग्राउंड्स के लिए किस तरीके से किया जाता है उसको अब अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग अपन जो है अपनी उसको मेंशन कर लेते हैं। हेडिंग है अपने पास चेनिंग ऑन अनइवन या फिर स्लोपिंग ग्राउंड। ठीक है, इसको करने के लिए ठीक है, चेनिंग को परफॉर्म करने के लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं, दो मेथड्स आप लोगों के पास हो सकते हैं। पहला मेथड जो होता है आपके पास होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों को एक डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है। इसमें मैं देख सकता हूं कि एक मेरी हिल फॉर्म हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको ये जो मेरा पॉइंट है ये मैंने बी पॉइंट मार्क कर दिया है। ठीक है, ये मेरे को जो डिस्टेंस अगर मैं कहूं आप लोगों से, ये मेरा पॉइंट ए है और मुझे जो डिस्टेंस चाहिए था वो ए से बी के बीच में मुझे डिस्टेंस को कैलकुलेट करना था। यदि मैं इस डिस्टेंस को डिनोट कर देता हूं कैपिटल डी से, यानी मुझे डी की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करनी है इस केस में। ठीक है, लेकिन जो डी से लेके मतलब मैं कह सकता हूं कि बी से लेके ए तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस है उसमें क्या आ गया है, स्लोप मुझे देखने को मिल रहा है। तो उस केस में मैं क्या करता हूं, उसको मैं स्टेप्स में तोड़ लेता हूं। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। इसको अपन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, मैं ए पॉइंट पर, ठीक है, मैं अपनी चेन को लूंगा और पी पॉइंट पर जाकर दूसरा जो मेरा फॉलोअर होगा जो साथ में जो सर्वे कर रहा होगा उसको मैं यहाँ पर पी पॉइंट पर खड़ा कर दूंगा। ठीक है, और यहां से इस खड़े होने के बाद ये जो डिस्टेंस होगा आप लोगों का, ये काफी मैं कह सकता हूं, ये अगर मैं इसको L1 डिनोट कर लेता हूं, L2 डिनोट कर लेता हूं, L3, और ये L1 L2 L3 L4 जो है ये काफी स्मॉल स्मॉल डिस्टेंसेस हैं जहां तक आप इजीली चेन को, और दोनों पॉइंट क्या होंगे आपस में इंटरविजिबल रहेंगे। यहां पर इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर मैं अपनी रेंजिंग रॉड को रखूंगा और रेंजिंग रॉड को रखते हुए यहां से ए से लेके इस पी पॉइंट तक जो मेरी चेन होगी उसको मैं स्ट्रेट करूंगा। ठीक है, चेन को प्रॉपरली स्ट्रेट करने के बाद ये जो मैं कह सकता हूं पी डैश पॉइंट जो ऊपर दिख रहा है, इस पॉइंट को मैं रेंजिंग रॉड और प्लम बॉब की मदद से ग्राउंड सरफेस पी पर लोकेट कर दूंगा, तो मुझे को L1 मिल जाएगा। ठीक है, चेन यहां पर रखी, चेन को सीधा किया। ठीक है, सीधा करने के बाद जो पॉइंट मिला है पी डैश से इस पॉइंट को पी ग्राउंड पर सरफेस पर ला दिया, किसकी मदद से, रेंजिंग रॉड जो मैंने यहाँ पे रखी होगी और प्लम बॉब की मदद से। अब मुझे पी पॉइंट से फिर मैं क्यूब तक रखूंगा, सेम प्रोसीजर, यहां से मैं चेन को स्ट्रेट करूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन रहेगा, दूसरा पर्सन यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे मिलेगा क्यू पॉइंट, स्मॉल क्यू वाला क्यू डैश पॉइंट मिलेगा, और इस पॉइंट को वही रेंजिंग रॉड और प्लम बॉब की मदद से कैपिटल क्यू तक मैं क्या करूंगा, ग्राउंड पे लोकेट कर दूंगा। इस तरीके से छोटे छोटे डिस्टेंस को मेजर करता हुआ मैं क्या करूंगा, मेरे कैपिटल डी को फाइंड आउट करूंगा। तो इस डायग्राम में अपन लोग देखेंगे जो मेरा कैपिटल डी आएगा वो आएगा मेरे पास L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। ठीक है, तो इसका मैं जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिख सकता हूं। ठीक है, जनरलाइज फॉर्मूला अगर आप देखेंगे डायरेक्ट मेथड में तो वो आपके पास आएगा कैपिटल डी इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू n एल आई। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है ये यही कह रहा है कि जितने भी आप लोगों के नंबर ऑफ स्टेप्स हों उन सबको आप आपस में प्लस करते चलें उनकी लेंथ को, तो आप लोगों को जो है बी से लेके ए तक का आप लोग इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस मेथड को करते वक्त आप लोगों को जो ध्यान देना है वो ये है कि आप लोग जो मेजरमेंट लें वो आप लोगों को डाउन द हिल होना चाहिए। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ ना चलते हुए अपन ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, वो अपने लिए क्या होगा, ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो वी कैन से दैट measuring from down the hill is easier than
अप टू द हिल। तो अपन लोग कोशिश क्या अपन लोग मेथड में ही ये अपनाएंगे कि अपन डाउन द हिल इन मेजरमेंट्स को करते हुए आए। ये अपन लोगों ने बात करी किसकी, मैंने बात की है आप लोगों से डायरेक्ट मेथड की। अब दूसरे जो मेथड्स हैं दैट आर इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, तो उनको अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, दूसरा जो मेथड है आप लोगों के पास दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इनडायरेक्ट मेथड को अलग अलग मैं कह सकता हूं मेथड्स को फॉलो करते हुए आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो अपन लोग बात करेंगे ए की, ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड में आप लोग क्या करेंगे कि इसमें आप लोग जो पूरा जो डिस्टेंस है जो मुझे एल निकालना है, अगर मैं बात करूं कि आप लोगों का जो एंगल बन रहा है ये आप लोगों को पता हो, या फिर अगर मैं इसको और दूसरी लेंथ में तोड़ देता हूं, इसको मैं L1 ले लेता हूं, इसको मैं L2 ले लेता हूं, और ये जो एंगल है इसको अपन मान लेते हैं θ1, और ये जो एंगल हो जाएगा आप लोगों का L2 वाला, दिस इज θ2। तो θ1 और θ2 की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट कर लेता हूं किसी तरीके से, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं आप लोगों के जो डिस्टेंसेस हैं उनको इजीली निकाल सकता हूं L1 और L2 को, जिसके लिए मैं क्या यूज लूंगा फर्स्ट मेथड में, क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर is used to measure the angle, measure the angle ठीक है। और क्लिनोमीटर एक छोटी सी डिवाइस होती है जिससे आप लोग एंगल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जब आप अपन लोग इसमें मैं कह सकता हूँ स्मॉलर इंस्ट्रूमेंट्स या माइनर इंस्ट्रूमेंट्स का जब टॉपिक अपन लोग डिस्कस करेंगे, उसमें आप लोगों को क्लिनोमीटर को अपन और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से अपन उसको करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्लिनोमीटर यूज करके अगर मैं एंगल को फाइंड आउट कर लेता हूं तो मेरा कैपिटल डी मैं इजीली निकाल सकता हूं, और जो मेरा कैपिटल डी का यहाँ पर फॉर्मूला आएगा दैट इज कैपिटल डी इक्वल्स टू सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा L cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी L1 cos θ1 L1 cos θ2 इन सब का समीशन जो होगा वो आपको D की वैल्यू देगा। ठीक है, और D ही मैं आपको समझा चुका हूँ, A से लेके जो B का डिस्टेंस है वो कैपिटल D से आप लोग शो कर रहे हैं, लेकिन हिल की वजह से वो A से B तक अलग आ रहा था। ठीक है, ऐसे ही दूसरा मेथड है आप लोगों के पास जिसमें मैं कह दूं कि अगर मैं A और B के बीच की जो हाइट है दैट इज h, उसको मैं किसी तरीके से अगर फाइंड आउट कर लूं, ठीक है, तो भी मैं अपने इस कैपिटल L जो मेरा दिख रहा है मैं उसकी वैल्यू को निकाल सकता हूं। ठीक है, अगर मेरे को अगर h पता है, ठीक है, लेंथ ये मेरे को d निकालना है, इस केस में मैं क्या करूंगा, जो यूज करूंगा इंस्ट्रूमेंट दैट इज एबनी लेवल। ठीक है, ये भी माइनर इंस्ट्रूमेंट में आप लोगों का कवर होता है। एबनी लेवल इज यूज्ड टू measure height, or you can say that level difference between point A and B। तो A and B यानी मुझे H अगर मुझे फाइंड आउट हो चुका है तो मैं कैपिटल D को इजीली निकाल सकता हूं। क्या हो जाएगा वो मेरे पास, जो आप लोगों ने L निकाला है, ठीक है, दैट इज L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से भी मैं क्या कर सकता हूं, D को फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ इनडायरेक्ट मेथड है। इसी तरीके से आप लोगों का इनडायरेक्ट मेथड में एक और आप लोगों का काउंट होता है दैट इज हाइपोटेंशियल अलाउंस। हाइपोटेंशियल अलाउंस समझते हैं कि क्या है, हाइपोटेंशियल अलाउंस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, हाइपोटेंशियल अलाउंस जो होता है वो हर एक चेन लेंथ पर अप्लाई होता है। हर एक जैसे अगर मेरे पास 20 मीटर की चेन से अगर मैंने कोई लेंथ नापी है तो वहां पर मैं हाइपोटेंशियल अलाउंस प्रोवाइड कराऊंगा। फिर मैं दूसरी बार जो मैंने चेनेज लिया है उसमें फिर से हाइपोटेंशियल अलाउंस को मैं करूंगा, यानी ये एक तरीके का जो करेक्शन है जो कि हर एक चेन लेंथ पर
लगता है। यहाँ पर आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा है। अगर मैं कहूँ ये मेरे पास वन चेन है, ठीक है, और यहाँ पे जो आप लोगों ने ली है दैट इज ऑल्सो वन चेन लेंथ, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जब मेरे पास अगर मैं कह दूं फ्लैट ग्राउंड होता तो मैं ए पॉइंट पर अगर मैं चेन से स्टार्ट करता चेनेज लेना तो मैं डी पॉइंट पर पहुंच जाता हूं। लेकिन जब मैं स्लोपी ग्राउंड पे पहुंच रहा हूं तो एक चेन लेंथ से मैं कहां तक पहुंचा हूं, बी पॉइंट तक पहुंचा हूं। जबकि अगर मैं हॉरिजॉन्टल होता, फ्लैट ग्राउंड होता तो मैं सी पे पहुंचता, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि मैं सी पर पहुंचता तो यहां पर मेरे लिए कि जो मेरा आप कहेंगे कि हाइपोटेन्यूस अलाउंस है वो क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अपन पहले इसके बारे में लिख देते हैं। इन दिस करेक्शन, दिस इज अ टाइप ऑफ एन करेक्शन, इन दिस करेक्शन is applied in the field, is applied in the field at every chain length, ठीक है, every chain length and at every point, हर एक पॉइंट पर, हर एक चेन लेंथ पर आप लोगों को ये करेक्शन लगाना पड़ता है। तब आप लोग इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं किसी भी दो के बीच में आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को ले सकते हैं, ठीक है। एवरी पॉइंट वेयर स्लोप चेंजेस, वेयर स्लोप चेंजेस, ठीक है। तो ये आप लोगों का काफी ज्यादा मदद करता है इंटरमीडिएट पॉइंट्स वगैरह को भी फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो आप लोगों का मैं कह दूं कि यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूस अलाउंस जो होगा वो किससे अपन शो करेंगे, दैट इज वी कैन से दैट हाइपोटेंशियल अलाउंस, हाइपोटेंशियल अलाउंस इस डायग्राम के हिसाब से मेरे पास हो जाएगा BC, और BC को मैं क्या लिख सकता हूं, AC माइनस AB, ठीक है। AC माइनस AB से मैं इसको शो कर सकता हूं। तो अगर मैं ये एंगल जो है मेरा, अगर मैं इसको थीटा से डिनोट कर दूं तो मेरे पास जो कॉस थीटा निकल कर आएगा, ठीक है, कॉस थीटा जो मेरे पास होगा दैट इज, यू कैन से दैट BC बाई A, B मेरे पास निकल कर आएगा। जो BC है वो मेरा 100 लिंक्स के बराबर है, ठीक है। क्योंकि एक मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास अगर 20 मीटर की चेन है तो उसमें 100 लिंक्स होंगे, और जो मेरा AB मेरे पास क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जब अपन इस तरीके से जब अपन सॉल्व करते हैं तो ये अपन 20 मीटर चेन, 30 मीटर चेन दोनों के लिए अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपके पास जो मेरे पास BC निकल कर आएगा उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 100 sec थीटा माइनस 1 हो जाएगी 20 मीटर के लिए, 20 मीटर चेन के लिए, ठीक है। और यदि आप 30 मीटर की चेन यूज करते हैं तो जो आपके पास हाइपोटेन्यूस अलाउंस होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, 100 150 हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 आप लोगों के पास वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपन हाइपोटेन्यूस अलाउंस की वैल्यू हर जगह पर अपन लोग पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि अपन इसको जो है हाइपोटेन्यूस अलाउंस, ये तीनों मेरे पास क्या हुए हैं, ये इनडायरेक्ट मेथड आप लोगों ने देखे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब अपन लोग देखते हैं कि इसको अपन किस तरीके से करेंगे। इसमें हाँ, इसमें ये जो एंगल है ये थीटा, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। यहाँ पर आपको करेक्शन करना पड़ेगा, दिस इज AD एक्चुअल में, ठीक है। और जो AD है वो मेरा 100
लिंक्स के बराबर है, तभी आप लोगों का करेक्शन ठीक होगा। अगर आप लोग इसको डायग्राम को कई बुक्स में आप लोगों को इस तरीके से दे रखा होता है, ठीक है, यहाँ पे अपन लोग थीटा लेके चलते हैं तो जो आप लोगों का चेंजेस हो जाएंगे, तो आप लोग थीटा के सामने का परपेंडिकुलर देखते हुए, क्योंकि थीटा के एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, उस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करें। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आप लोग लर्न रखेंगे। नेक्स्ट अब अपन लोग बात करेंगे, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा था ऑफसेट की। ठीक है, ऑफसेट के केस में अपन लोग किस तरीके से ऑफसेट्स होते हैं, किस तरीके से अपन उनको सॉल्व करते हैं, अब अपन उनकी बात करते हैं। ठीक है, ऑफसेट मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, ऑफसेट्स के कुछ टाइप अपन लोग देखते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से ऑफसेट्स की। ठीक है, ऑफसेट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑफसेट्स के आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं दो में। ठीक है, सबसे पहला राइट एंगल, राइट एंगल ऑफसेट। ठीक है, जिसको अपन लोग कह दें स्क्वायर ऑफसेट्स भी, स्क्वायर ऑफसेट। ठीक है, ये कहां पर निकलेंगे, 90 डिग्री पर मैं फाइंड आउट करूंगा। दूसरे जो आप लोगों के ऑफसेट्स हैं उनको अपन कहेंगे ऑब्लिक ऑफसेट्स, ऑब्लिक ऑफसेट्स। ठीक है, ये जो ऑफसेट्स होंगे ये किसी भी एंगल पर निकाल सकते हैं, एट एनी एंगल। ठीक है, विद सर्वे लाइन। तो ये मैं ऑफसेट्स निकालूंगा 90 डिग्री, और इसके लिए अलग अलग ऑफसेट्स के टाइप भी इसमें मैं कह सकता हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स भी आप लोग इसमें यूज में लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं कि किस तरीके से अपन लोग लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट की, ठीक है, जिससे न्यूमेरिकल आप लोगों के काफी पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लिमिटिंग लेंथ, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट की अगर मैं बात करूं तो अपन इसको पहले फर्स्ट केस इसमें देख रहे हैं। ठीक है, पहला केस है आप लोगों के पास व्हेन एरर इज इन मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन ओनली, डायरेक्शन ओनली। यानी जो आप लोगों का एरर है वो सिर्फ एंगल में ही आप लोगों को देखने को मिला है। अगर मैं कह दूं आप लोगों से ये मेरे पास P पॉइंट है, ठीक है, ये मेरे पास P2 पॉइंट निकल कर आया। ठीक है, अगर मेरा ये P1 पॉइंट है जो आना चाहिए था। ठीक है, एरर जो है आप लोगों का यहाँ पर, ठीक है, एरर जो है थीटा में, ये थीटा से अपन इसको शो करेंगे, और तो ये मेरा ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, ये जो लेंथ आएगी आप लोगों की इस लाइन की, अगर मैं कह दूं आप लोगों से, ये लेंथ होगी मेरी L साइन थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पॉइंट्स जो हैं मेंशन वो क्या क्या हैं। जो P पॉइंट है आप लोगों का, दैट इज लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, on the ground for which offset is to be taken। ठीक है, offset has to be taken, यानी मुझे क्या करना था, मुझे इस P पॉइंट से मुझे ऑफसेट चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैं कह दूं कि ऑफसेट लेने में जो मेरा एरर आया है वो एंगल में एरर आया है, और वो एंगल जो वैल्यू है उसकी थीटा के बराबर है। दैट इज एरर इन एंगुलर मेजरमेंट, एरर इन एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कह दूं कि जो कैपिटल L रहेगा आप लोगों के पास, ठीक है, कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ ऑफसेट, लेंथ ऑफ ऑफसेट, एंड P2 जो है आपके पास, P2 इज द पॉइंट मार्क्ड ऑन द ड्राइंग।
ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि भाई जो मेरा जो L है ऑफसेट का, ये लेंथ L है मेरे पास, ये मेरी L साइन थीटा लेंथ हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, ये P1 पॉइंट आ गया, ये P2 पॉइंट आ गया। तो जो टोटल एरर होगा मेरे पास इसमें, टोटल एरर ड्यू टू wrong angle, we can say that, or incorrect angle, wrong angle is PP2। जो PP2 ये जो वैल्यू है, ये मेरी क्या है, एरर है। ठीक है, और जो मेरा PP2 है, ठीक है, वो मेरा अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूं कुछ हद तक, ठीक है, वो मेरा P1 के बराबर होगा। ठीक है, और जिसकी वैल्यू है मेरे पास L साइन थीटा। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, मैं कह सकता हूं ये मेरा एरर आ रहा है। और L साइन थीटा के लिए अगर मैं मान के चलता हूं, जो आप लोग ड्राइंग बना रहे हैं, यदि उस ड्राइंग का स्केल जो आप लेके चल रहे हैं, इफ स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू S मीटर। ठीक है, ये मेरा स्केल है। ठीक है, ये मेरा क्या लेके चल रहा हूं, मैं स्केल को लेके चल रहा हूं। स्केल में आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू S मीटर का मैं स्केल लेके चल रहा हूं। कोई वैल्यू भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मैंने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू S मीटर। ठीक है, तो जो मेरे पास लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ एरर ऑन ड्राइंग, जब मैंने ड्राइंग की उसकी, तो वो हो जाएगी मेरे पास L साइन थीटा डिवाइड बाई S। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, एरर जो मेरे को ड्राइंग पर देखने को मिलेगा, उसकी लेंथ मैं निकाल चुका हूं, L साइन थीटा बाई L। ठीक है, और इसमें एक केस आता है, इफ एरर इज नॉट, वी कैन से दैट मोर देन 0.25 mm। ठीक है, तो एरर जो होगा, अगर वो मुझे 0.25 mm से ज्यादा नहीं है, यानी L साइन थीटा डिवाइड बाई S जो है मेरे पास, ठीक है, ये मेरा इज लेस देन, वी कैन से दैट 0.025 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी, ये भी आप लोगों की सेंटीमीटर में निकल कर आएगी। ठीक है, तो यहां से मैं L की जो वैल्यू है, ठीक है, अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूं इसको, तो L की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.025 इंटू S डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, तो L जो मेरे पास निकल कर आएगा, उसको मैं एक और टर्म में लिख सकता हूं, 0.025 इंटू S इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, इनमें से कोई से भी फॉर्मूले को आप यूज करके लेंथ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, और ये जो कहलाएगी, आपकी कहलाएगी लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। ठीक है, ये क्या कहला रहा है आप लोगों का, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट आप लोगों का कहलाएगा। ठीक है, इस पर मैं आप लोगों से के साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, किस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों के ईएससी या गेट में पूछे जाते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा दूसरे केस को। ठीक है, दूसरा जो मेरा केस है, उसमें मैं कह सकता हूं जो मेरा एरर जो आया है, वो एंगल में ही नहीं, लेंथ को लेने में भी अगर मेरा एरर आ जाता है, तो अपन उस केस में किस तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड केस की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। In this case, error is in angle as well as measurement as well as in measurement of length। ठीक है, तो इसमें मैं कह दूं कि मैं अगर ये मान के चलते हैं अपन कि मेरा जो P पॉइंट है, ये दिस इज माय P पॉइंट। ठीक है, ये मेरा P1 हो जाएगा। ठीक है,
ये मेरा P2 पॉइंट है, ये मेरा L साइन थीटा हो जाएगी, ये L साइन थीटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एंगल आप लोगों का थीटा होगा, ये लेंथ है आप लोगों की L जो आप लोगों ने डिटरमाइन की है। या फिर दूसरा केस आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि ये अगर मेरा लेंथ ऑफ ऑफसेट है L, ये अगर मेरा L है, ठीक है, ये पॉइंट अगर मैं कंसीडर करके चलता हूँ P1, तो ये मेरा जो एंगल होगा दिस इज P1, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा P2 और ये मेरा हो जाएगा P, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने ऑफसेट लिया है वो दोनों डायरेक्शंस में मैंने आप लोगों से कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो ये जो मेरा डिस्टेंस है ये मेरा कितना हो जाएगा, L साइन थीटा हो जाएगा। सेम अगर मैं ऑफसेट दूसरे डायरेक्शन में भी लिया हूँ तो भी ये मेरी जो डिस्टेंस है वो मेरी क्या हो रही है, L साइन थीटा हो रहा है, और ये जो एंगल होगा वो मेरा 90 डिग्री होगा दोनों ही केस में। तो यहाँ पर P जो है मैं मेंशन कर देता हूँ, P आप लोगों का पॉइंट है, point on the ground for which offset is taken, ठीक है। L जो है आप लोगों क्या है, लेंथ ऑफ ऑफसेट, ठीक है, विद एरर, यानी जो आप लोगों ने लेंथ मेजर करी है उसमें कोई ना कोई आप लोगों को एरर मिला है। यहाँ पर जो एरर होगा वो किससे शो कर रहे हैं अपन, P1 से, ठीक है। और P1 से जो एरर शो कर रहा हूं दिस इज एरर इन लेंथ मेजरमेंट, एरर इन लेंथ मेजरमेंट, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को मैं मेंशन कर देता हूं, आपका जो एरर है उसकी वैल्यू दोनों ही केस में x के बराबर है। ये जो डिस्टेंस रहेगा वो मेरा x के बराबर में कंसीडर करके चल रहा हूं। इसी केस सेकंड केस में भी ये जो एरर की लेंथ है वो मेरी x के बराबर रहेगी, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूं इक्वल्स टू x, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जो आपके पास थीटा है, थीटा आप लोगों का मैं कह सकता हूं थीटा विल बी एरर इन एंगुलर मेजरमेंट, एरर इन एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। तो जो आप लोगों का जो P2 पॉइंट है वो वही हो जो आप लोगों ने जो ड्राइंग में मेंशन किया है, P2 इज पॉइंट मार्क्ड ऑन द ड्राइंग, मार्क्ड ऑन द ड्राइंग, ऑफसेट के बाद जो आप लोगों ने पॉइंट P2 मार्क कर लिया, ठीक है। तो यहां पर मैं कह दूं कि जो मेरा P1 P2 होगा, P1 P2 यानी दिस लेंथ आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो लेंथ है ये मेरा टोटली जो एरर आ रहा है वो मेरा P1 P2 आएगा, ये वाली लेवल होगी, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, एरर हो गया है, ठीक है। इस एरर को अगर अपन देख के चलते हैं, ठीक है, तो P1 P2 is the error due to angular measurement, ठीक है। और पिछले वाले केस से मैंने देख चुका हूं जो एरर की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, L साइन थीटा के बराबर अपन को वो वैल्यू मिल रही है, ठीक है। ये जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, L साइन थीटा हो जाएगी, L साइन थीटा। तो इस केस में अपन लोग देखेंगे, मेरा अजम्पशन है ये, दिस इज माय अजम्पशन दैट द एंगल P1 एंड P2 के बीच में जो बन रहा है वो मेरा
90 डिग्री है, ठीक है। सो दैट टोटल एरर जो आप लोगों का होगा, टोटल एरर दैट इज लेंथ ऑन ग्राउंड की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, वो क्या हो जाएगी मेरी, वो P2 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू आप लोगों को मिलेगी P1 का होल स्क्वायर प्लस P1 P2 का होल स्क्वायर, ठीक है। P2 जो होगा वो मेरे पास हो जाएगा P1 अभी मैंने ग्रीन कलर से आप लोगों को मार्क किया था, उसकी वैल्यू x थी, तो यहाँ पर मैंने x कर दिया है। और P1 P2 आप लोगों ने पिछले वाले केस में भी सॉल्व किया था, उसकी वैल्यू जो है एंगुलर मेजरमेंट के कारण कितनी आती है, L साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यू देखी थी, L साइन थीटा आती है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, L साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं आप लोगों से कह दूं कि इफ स्केल ऑफ मैप आप लोग जो लेके चल रहे हैं, वो लेके चल रहे हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू s मीटर, ठीक है। क्या लेके चल रहे हैं अपन लोग, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू s मीटर, जो अपन लोगों ने पिछली बार भी माना था। तो लेंथ ऑफ एरर ऑन ड्राइंग की अब मैं बात करूं आप लोगों से, कि ड्राइंग पे आप लोगों को जो एरर देखने को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास P2 अंडर रूट ऑफ दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस L साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल S, और इसकी वैल्यू जो होगी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.025 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.025 सेंटीमीटर, और वी कैन से दैट 25 आप लोगों को वो mm आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं फर्दर भी सॉल्व कर सकता हूँ। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करें तो अब यहाँ पर मेरे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस L साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा 0.025 इंटू S। तो लास्ट में मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस L साइन थीटा का होल स्क्वायर, L साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा L साइन थीटा का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.025 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ, दिस विल बी 40, यानी 1/40 मेरे पास आ जाता है का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास क्या हुआ, फाइनल इक्वेशन निकल कर आ गई, जिससे मैं इसकी वैल्यू को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके बेस पे भी जो न्यूमेरिकल्स होंगे अपन उन लोगों को भी डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आप लोगों के पास आते हैं। अब अपन लोग बात करेंगे इसमें, ये मैंने आप लोगों से बात करी है चेन सर्वेइंग की, ठीक है। चेन सर्वेइंग के बाद अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के पास कंपास सर्वेइंग में अपन लोग किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। अभी तक अपन लोगों ने जो भी देखा वो देखा चेन सर्वेइंग के रिस्पेक्ट में, यानी लीनियर मेजरमेंट के रिस्पेक्ट में, जब मुझे सिर्फ डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। लेकिन यदि मैं आप लोगों से कह दूं कि अब मुझे क्या है, एंगल फाइंड आउट करने हैं, और एंगल में भी अभी मैं क्या करूंगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल्स की ही बात करूंगा आप लोगों से। जो सर्वेइंग अपन लोगों के पास आएगी दैट इज कंपास सर्वेइंग, ठीक है। कंपास आप लोगों ने देखा होगा, बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये, जो बहुत पहले भी यूज किए जाते थे, ठीक है। जो आप लोगों के शिप्स के नेविगेशन के लिए यूज होते थे, ठीक है, वो भी कंपास सर्वेइंग होती थी। कंपास जो होते हैं वो दो टाइप से आप लोगों को देखने को भी मिलते हैं, ठीक है, और आप लोगों ने लेबोरेटरीज में भी इनका काफी यूज किया होगा, ठीक है। एक सर्वेयर कंपास आता है अपन लोगों के पास, और एक आता है प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास की अगर मैं बात करूं तो प्रिज्मेटिक कंपास में आप लोगों को एक प्रिज्म देखने को मिलता है। सर्वेयर कंपास में मैं कह सकता हूं कि मुझे किसी भी तरीके का कोई प्रिज्म नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले कंपास सर्वे की बात करते हैं। कंपास सर्वे है क्या एक्चुअल में? द डायरेक्शन ऑफ अ सर्वे लाइन इज मेजर्ड व्हाइल द लेंथ्स आर मेजर्ड बाय चेन और टेपिंग, यानी मैं कंपास की मदद से सिर्फ डायरेक्शन निकाल रहा हूं सर्वे लाइन का, और डायरेक्शन से मेरा सीधा सिंपल सा मीनिंग है आई एम कैलकुलेटिंग हॉरिजॉन्टल एंगल। मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? हॉरिजॉन्टल एंगल को कैलकुलेट कर रहा हूं, और जो लेंथ्स है मेरी
वो मैं उनको लीनियर मेजरमेंट में जैसे मैंने चेन और टेपिंग के थ्रू किया था, उसी मेथड से मैं क्या कर रहा हूं, अपने लेंथ को मेजर कर रहा हूं। जो प्राइमरी डिवीजन है इन लोगों के सर्वेयर के, वो है प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं कि जो आप लोगों के सिस्टम्स जो होते हैं, ठीक है, सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, आप लोगों को एंगल मेजर करना है, इस वजह से उसके मेजर इस सिस्टम को भी अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मोस्टली यूज सिस्टम होता है, मोस्टली यूज्ड सिस्टम में अपन लोग क्या करते हैं, वन सरकमफ्रेंस को इक्वल लेके चलते हैं अपन 360 डिग्री के। ठीक है, आप लोगों ने इसी तरीके से कैलकुलेशन करी होंगी, और जो 1 डिग्री होता है आप लोगों का, उसको आप लेके चलते हो 60 मिनट्स के बराबर। ठीक है, और इसी तरीके से जो 1 मिनट होता है उसको अपन लेके चलते हैं 60 सेकंड के बराबर। ठीक है, ये मोस्ट जो यूजली सिस्टम है उसमें अपन डिग्री, मिनट और सेकंड में उस वैल्यू को लेकर चलते हैं। ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं, आवर्ली सिस्टम में भी ले सकते हैं इसको, आर सिस्टम में। ठीक है, आर सिस्टम में क्या होगा, आप लोगों का जो एक सरकमफ्रेंस होगा, वन सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू 24 आवर्स। ये अर्थ के अपन रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ को घूमने में अपन को 24 आवर्स लग रहे हैं, तो मैंने एक सरकमफ्रेंस में इक्वल्स टू लेके चलता हूं 24 आवर्स, और एक आर के अंदर मैं लेके चलूंगा 60 मिनट्स। ठीक है, और 1 मिनट के अंदर मैं लेके चलूंगा 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये मेरा किस में आ गया है, मेरा और सिस्टम में मेरा मैंने कैलकुलेट को कर लिया है। ठीक है, यहां पे जो सरकमफ्रेंस है इट इज अकॉर्डिंग टू द अर्थ रोटेशन। ठीक है, ऐसे ही एक आप लोगों को ग्रेड सिस्टम में भी आप लोग यूज में ले सकते हैं। ठीक है, वो आप लोगों का यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं। थर्ड जो सिस्टम होता है आप लोगों का सेंट्रिनल सिस्टम, इसमें आप लोग क्या करते हैं, एक सरकमफ्रेंस को एक ग्रेड के बराबर लेके चलते हैं। ठीक है, और एक जो ग्रेड होता है उसको अपन लेते हैं 100 सेंटीग्रेड के बराबर, 100 सेंटीग्रेड के बराबर, और एक जो सेंटीग्रेड होता है 1 सेंटीग्रेड, वो आप लोगों का हो जाता है 100 सेंटीग्रेड के बराबर। ठीक है, तो ये आप लोगों के कुछ सिस्टम्स जो है अपन लोग एंगुलर में लेके चलते हैं, उसकी मैंने आप लोगों से यहां पर समझाया है। ठीक है, फर्स्ट जो सिस्टम है आप लोगों का, दैट इज मोस्टली यूज सिस्टम। ठीक है, जिसमें आप लोग डिग्री, मिनट्स और सेकंड में मेजर करके चल रहे हैं, और इसी को ही अपन लोग न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं। जो दूसरा जो आप लोगों का सिस्टम है दैट इज आर सिस्टम। ठीक है, और आर सिस्टम में आप लोग देखेंगे एक सरकमफ्रेंस को आप 24 आवर्स के बराबर लेते हैं, एक आवर को 60 मिनट्स के बराबर, और एक मिनट को 60 सेकंड के बराबर। इसी तरीके से जो थर्ड सिस्टम होता है उसमें एक सरकमफ्रेंस को अपन ग्रेड के बराबर लेके चलते हैं। ग्रेड होता है आपका 100 सेंटीग्रेड, और एक सेंटीग्रेड होता है 100 सेंटीग्रेड के बराबर। ठीक है, ये मेरे एंगुलर की सिस्टम्स मैंने बात करी, आप लोगों से सर्वेयर कंपास के बारे में बात करी, प्रिज्मेटिक और सर्वेयर कंपास में। अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ट्रू मेरिडियन की। ठीक है, व्हाट इज ट्रू मेरिडियन? मेरिडियन जो है आप लोग, मैं कह सकता हूं एक डायरेक्शन को शो करने के लिए अपन जो वर्ड यूज में ले रहे हैं दैट इज मेरिडियन, यानी एक ये लाइन है, या फिर मैं कह सकता हूं एक ये प्लेन है आपका। ठीक है, लाइन और प्लेन है दैट इज पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल। जो मेरी अर्थ है मेरे पास, ठीक है, उस अर्थ का जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है उससे पास होने वाला प्लेन या लाइन मेरा क्या कहलाता है, ट्रू मेरिडियन कहलाता है। ठीक है,
और एक है आप लोगों के पास मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? यदि आप लोग जानते हैं, एक मैं मैग्नेटिक निडल को फ्रीली छोड़ देता हूं एनवायरनमेंट में, ठीक है, और आसपास अगर उसके कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस ना हो तो वो एक डायरेक्शन आप लोगों को शो करेगा, ठीक है, और डायरेक्शन जो होंगे वो मैग्नेटिक नॉर्थ कहलाएगा और मैग्नेटिक साउथ कहलाएगा, ठीक है। तो यदि मैं कह दूं कि जो प्लेन आप लोगों का, ठीक है, ये मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ है NM और ये मेरा मैग्नेटिक साउथ है, तो जो प्लेन आप लोगों का मैग्नेटिक नॉर्थ और प्लेन से पास करेगा वो मेरा कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। ठीक है, ट्रू मेरिडियन क्या हो गया? जो ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ से पास कर रहा है। मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम में मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइन है वो मेरी क्या कहला रही है? दिस इज साउथ पोल, ठीक है, ये मेरी लाइन कहला रही है ट्रू मेरिडियन, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो गई है मेरी? दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है, एंड दिस इज मैग्नेटिक साउथ। अब बात करते हैं ट्रू बेयरिंग की। बेयरिंग का क्या मतलब है? यहां पर बेयरिंग का मतलब होता है अपन लोगों का एंगल से, ठीक है। बेयरिंग इज जस्ट एन एंगल। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे कि ट्रू बेयरिंग क्या है, ठीक है, तो अगर मैंने आप लोगों को समझा ये एंगल है, जो डायरेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मेरिडियन, वो मेरा क्या कहलाएगा? बेयरिंग कहलाएगा, ठीक है। तो ट्रू बेयरिंग मेरा हो जाएगा द लाइन, और वी कैन से दैट द लाइन joining ट्रू बेयरिंग अपन यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं तो अपन कहेंगे द एंगल, इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेंशन करेंगे अपन ट्रू बेयरिंग के लिए द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड a survey line, we can say that a survey line is known as true bearing। वो मेरा क्या कहला रहा है? ट्रू बेयरिंग कहला रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आप लोगों से बात करूं मैग्नेटिक बेयरिंग की, कि मैग्नेटिक बेयरिंग क्या है, तो ये हो जाएगा मेरे पास द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड सर्वे लाइन is known as मैग्नेटिक बेयरिंग, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये जो ग्रीन लाइन जो मैंने शो करी है दिस इज ट्रू मेरिडियन, और ये मेरी जो ब्लू लाइन है दिस इज माय सर्वे लाइन, ठीक है। तो इस ब्लू और ग्रीन के बीच में जो एंगल बन रहा है ट्रू मेरिडियन के बीच में और सर्वे लाइन के बीच में, वो क्या है आप लोगों का? ट्रू बेयरिंग आप लोगों को शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो मेरा मैं कह दूं मैग्नेटिक जो मेरिडियन है, जो आप लोगों को रेड लाइन दिख रही है, उसके बीच से अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो मैग्नेटिक बेयरिंग क्या हो जाएगा मेरा? ये एंगल जो है मेरा, ठीक है, ये एंगल जो मेरा सर्वे लाइन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बन रहा है ये मेरा मैग्नेटिक बेयरिंग हो जाएगा। या फिर मैं इसको अगर यहां से कैलकुलेट करूं तो ये जो एंगल बनेगा मेरा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक बेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, आप लोगों ने दो मेरिडियन आप लोगों ने बात करी थी अभी, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। एक होता है आप लोगों के पास आर्बिट्रेटरी मेरिडियन, जो मैं कोई सी भी लाइन को या फिर मैं किसी डायरेक्शन को एज्यूम कर लूं मेरे मेरिडियन, ठीक है, जो मेरे कन्वीनियंस के लिए हो सर्वे को करने के लिए, वो मेरी आर्बिट्रेटरी मेरिडियन कहलाती है, ठीक है। कन्वीनियंट डायरेक्शन इज एज्यूम्ड एज अ मेरिडियन, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन को मैं अपना मेरिडियन मान के कैलकुलेशंस को स्टार्ट कर देता हूँ। ग्रिड मेरिडियन क्या होता है? ये स्टेट एजेंसीज जो होती हैं, जो सर्वे में काम करती हैं, वो जब कोई मैप बनाती हैं तो वो ट्रू मेरिडियन के लिए, ठीक है, यानी ट्रू मेरिडियन से क्या करते हैं वो लोग, एक लाइन को या फिर जोन वाइज वो क्या करते हैं,
पैरेलल लाइंस को अपना मेरिडियन मान लेते हैं, वो आप लोगों का कहलाता है ग्रिड मेरिडियन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को मेंशन कर रखा है, समटाइम्स फॉर प्रिपेयरिंग अ मैप some state agencies assume several lines parallel to the true meridian, ठीक है, for a particular zone. These lines are termed as grid meridian. अगर मुझे कोई मैप बनाना था, मैप में बहुत सारी लाइंस को मैंने ट्रू मेरिडियन के पैरेलल मान लिया और मेरे पास क्या मिल जाता है, ग्रिड बन जाता है, जिसको मैं ग्रिड मेरिडियन कह रहा हूं। बात करें डेजिग्नेशन ऑफ मैग्नेटिक बेयरिंग, यानी मैग्नेटिक बेयरिंग या ट्रू बेयरिंग अपन किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सबसे पहला आता है होल सर्कल बेयरिंग। होल सर्कल बेयरिंग में जो मेरे एंगल्स होंगे वो 0 डिग्री से लेकर मैं 360 डिग्री तक क्या करता हूं, मेजर करता हूं। क्वाड्रेंटल बेयरिंग में मैं कह दूं कि मैं जो मेजरमेंट करूंगा वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक मेजर करता हूं। ठीक है, और ये जो डायरेक्शंस लेंगे होल सर्कल बेयरिंग में किसी भी लाइन का, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ। और क्वाड्रेंटल बेयरिंग में अपन लोग देखेंगे जो डायरेक्शन लेंगे, दैट आर मे बी फ्रॉम नॉर्थ और साउथ। ठीक है, विच एवर इज नियरर वी कैन टेक डिस्टेंस फ्रॉम, वी कैन मेजर एंगल फ्रॉम दैट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, इसको समझते हैं अपन क्या रहता है इसमें। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है एक डायग्राम, दैट इज क्वाड्रेंटल बेयरिंग। क्वाड्रेंटल बेयरिंग में आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, अपन किसी भी एक पहले लाइन की बात करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि ये जो एंगल है इस लाइन का, जिसको मैं अभी डैश डैश से शो कर रहा हूं, ठीक है, और ये एंगल मुझे इस वाले होल सर्कल बेयरिंग में कहां दिख रही है, ये लाइन यहां पर दिख रही है। ठीक है, इसका जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है वो मेरा कितना है, 45 डिग्री मेरा है। तो होल सर्कल बेयरिंग में मैं बात करूंगा तो मैंने इसको मेंशन करूंगा सिर्फ 45 डिग्री से। लेकिन जब मैं इसको क्वाड्रेंटल में मेंशन करूंगा तो क्वाड्रेंटल में मैं मेंशन करूंगा कि ये जो मेरा एंगल है वो कितना है, नॉर्थ से मैं इसको मेजर कर रहा हूं, क्योंकि नॉर्थ मेरा ज्यादा पास में है इस लाइन के। अगर मैं साउथ देखता हूं तो साउथ से इसका एंगल काफी ज्यादा बनेगा। वो कितना बनेगा, 180 माइनस 45 यानी 135 डिग्री बनेगा। तो मुझे क्लोज वाला लेना है, मैंने आप लोगों को समझाया। तो मैं इसको नॉर्थ से कैलकुलेट करूंगा और ये एंगल मेरे पास हो जाएगा, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मैं चल रहा हूं, नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट, ये जो एंगल मुझे मिला है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो लाइन है मेरी, जिसको मैं शो कर रहा हूं इस वाले में होल सर्कल बेयरिंग में, इसको अगर मैं WCB में लेता हूं होल सर्कल बेयरिंग में, तो ये जो पूरा एंगल नॉर्थ के साथ बना रहा है वो बना रहा है 165 डिग्री। इसको अगर मुझे क्वाड्रेंटल में लिखना है तो क्या होगा, मैं देखूंगा कि ये मेरा किसके क्लोजर है, साउथ के क्लोजर है। तो ये अगर 165 डिग्री है तो इसके ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 165 दैट इज 15 डिग्री। इसको मैं मेंशन करूंगा साउथ से 15 डिग्री ईस्ट की तरफ। ठीक है, ईस्ट। तो इस तरीके से क्वाड्रेंटल बेयरिंग और होल सर्कल बेयरिंग में अपन लोग क्या करते हैं, एंगल्स को आपस में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखेंगे जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया कि होल सर्कल बेयरिंग जो है वो आप लोगों का वेरी करेगा 0 to 360 डिग्री। जो आप मेजरमेंट करेंगे हमेशा क्लॉकवाइज फ्रॉम दी नॉर्थ पोल करेंगे। ठीक है, और अगर मैं मैग्नेटिक बेयरिंग की बात करता हूं तो मैग्नेटिक बेयरिंग इज मेजर्ड क्लॉकवाइज भी आप लोग मेजर कर सकते हैं उसको, और एंटी क्लॉकवाइज भी आप लोग ले सकते हैं फ्रॉम द नॉर्थ पोल और साउथ पोल, विच एवर इज नियरर टू द लाइन। ठीक है, और वो हमेशा किसकी तरफ होगा, या तो ईस्ट की तरफ होगा या फिर वेस्ट की तरफ होगा। ठीक है, क्वाड्रेंटल बेयरिंग में आप लोगों को 4 क्वाड्रेंट मिल जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। वैल्यू जो होगी वो 0 से लेके 90 डिग्री तक वेरी करती है। ठीक है, रिड्यूस्ड बेयरिंग की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, रिड्यूस्ड बेयरिंग क्या होता है, रिड्यूस्ड बेयरिंग आप लोगों का कुछ भी नहीं होके क्या है, आप लोगों का है क्वाड्रेंटल बेयरिंग, यानी रिड्यूस्ड बेयरिंग इक्वल्स टू QB। अगर मैं WCB को QB में चेंज कर देता हूं तो वो मेरा रिड्यूस्ड बेयरिंग कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जब आप लोग देखेंगे कि जब आप लोग एक टर्म आप लोगों के पास आती है फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग। ठीक है, तो मैं फोर बेयरिंग जब मैं सर्वे के डायरेक्शन में जब मैं एंगल नापूंगा तो वो मेरा फोर बेयरिंग कहलाता है, और सर्वे जब जिस डायरेक्शन में कर रहा हूं उससे अपोजिट जब मैं एंगल मेजर करूंगा तो वो मेरा बैक बेयरिंग कहलाता है।
और इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो एग्जैक्टली होना चाहिए 180 डिग्री, तभी अपन लोग लेके चलेंगे कि वो मेरा सही है। वी कैन से दैट बैक बियरिंग इज इक्वल्स टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो अगर आप पॉजिटिव साइन यूज करेंगे यदि आपका फोर बियरिंग लेस देन 180 है, और अगर फोर बियरिंग ग्रेटर देन 180 है तो आप इस जो इक्वेशन बताई उसमें आप लोग माइनस का साइन यूज करके बैक बियरिंग को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर बियरिंग बैक बियरिंग डायग्राम के थ्रू भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो आप लोग यहाँ पे इजीली देख पा रहे होंगे, अगर मैं कह दूं मेरा सर्वे का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, सर्वे इज फ्रॉम ओ टू ए, तो जो मैं एंगल ओ टू ए मेजर कर रहा हूं दैट इज थीटा वन। थीटा वन मेरा क्या कहलाएगा, थीटा वन मेरा हो जाएगा फोर बियरिंग ऑफ ओ ए। और यदि मैं इससे रिवर्स ले लेता हूं, अपोजिट एंगल मेजर कर लेता हूं, ठीक है, दैट इज थीटा टू, और ये मैं जो मेजर कर रहा हूं वो कर रहा हूं ए टू ओ, ये मेरा कहलाएगा बैक बियरिंग ऑफ ओ ए। ठीक है, इस तरीके से अपन फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को क्या करते हैं, मेजर करते हैं अपने सर्वे में। ठीक है, दूसरा अब मैं आप लोगों से बात करूंगा किसकी, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, यहां पर अपन बात कर रहे हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है आप लोगों का कि जो आप लोगों का ट्रू साउथ आप लोग देख रहे थे, ठीक है, जो आप लोगों का आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने ट्रू मेरिडियन देखा, मैग्नेटिक मेरिडियन देखा, तो जो हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन यू कैन से दैट, ठीक है, एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज योर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, यहां पर अपन डेफिनेशन को लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल between true meridian and magnetic meridian is known as magnetic declination। ठीक है, अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन मुझे समझ में आ चुका है कि ये क्या होता है। अब मैं देख सकता हूं कि जो मेरा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है आप लोगों का, वो आप लोगों का दो केसेस आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं कि एक तो है आप लोगों का टुवर्ड्स ईस्ट आप लोगों का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपको लोगों को दिख रहा है, और एक आप लोगों को दिख रहा है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो इस केस में अपन लोग क्या करेंगे कि जब ये आप लोगों का मैग्नेटिक जो डिक्लिनेशन है ये टुवर्ड्स आप लोगों का ईस्ट है, तो आप लोग डी की वैल्यू को क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। दिस इज टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट है तो डिक्लिनेशन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और यदि ये टुवर्ड्स वेस्ट है तो अपन जो डिक्लिनेशन की वैल्यू लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं नेगेटिव। ठीक है, इसको अपन कहेंगे वेस्टर्न डिक्लिनेशन, और इसको अपन कह के चलेंगे क्या, आप लोगों का ईस्टर्न डिक्लिनेशन। ठीक है, इस केस के अंदर अगर मैं बात करूं, मेरा जो मैग्नेटिक जो मेरा बियरिंग होगा वो मेरा हो जाएगा, मैं ईस्ट की आप लोगों से बात कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा ट्रू बियरिंग माइनस यू कैन से दैट ट्रू बियरिंग माइनस आप लोगों का जो डिक्लिनेशन निकल कर आया है ईस्ट साइड में। ठीक है, और यहां से मेरा जो ट्रू बियरिंग होगा वो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस यू कैन से दैट थीटा ई। ठीक है, और यदि मैं आप लोगों से बात करूं वेस्टर्न डिक्लिनेशन की, तो वेस्टर्न डिक्लिनेशन में जो मैग्नेटिक बियरिंग होगा वो मेरा होगा ट्रू बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन जो आपकी वैल्यू आई है टुवर्ड्स वेस्ट, तो यहां से जो मैं ट्रू बियरिंग निकालूंगा वो मेरा हो जाएगा मैग्नेटिक बियरिंग माइनस थीटा डब्ल्यू। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहला रहा है, वेस्टर्न डिक्लिनेशन कहला रहा है, वेस्टर्न डिक्लिनेशन। ठीक है, और ये मेरा कहला रहा है ईस्टर्न डिक्लिनेशन। ठीक है,
तो ये डिक्लिनेशन के अपन लोगों ने यहाँ पर बात करी। अब लोग अपन देखते हैं कि मेरे पास वेरिएशंस कौन कौन से इसमें मुझे देखने को मिलते हैं। ठीक है, वेरिएशंस इन डिक्लिनेशन। ठीक है, तो वेरिएशन इन डिक्लिनेशन की मैं बात करूं तो आप लोगों के पास 4 वेरिएशंस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट डिक्लिनेशन, जो कि आप लोग 24 आवर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। जो रेंज होती है इसकी वो 3 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक होती है। सेकंड है आप लोगों के पास एनुअल वेरिएशन, इसको आप 365 डेज के लिए कैलकुलेट करते हैं। रेंज जो होती है वो मेरी 1 से लेके 2 डिग्री तक होती है। सेक्युलर वेरिएशन होता है आप लोगों का, ठीक है, ये 250 ईयर्स के लिए किया जाता है। और जो वैल्यू देखी जाती है वो 5 से 10 मैं कह सकता हूँ मेरे को डिग्री मिलती है पर ईयर। और एक वो आप लोगों के पास होता है इररेगुलर वेरिएशन, जो कि आप नेचुरल क्लैमिटीज, ठीक है, जैसे कोई मैग्नेटिक स्टॉर्म वगैरह जब आप लोगों के पास आ जाता है उसके लिए उसके लिए अपन करते हैं, जिसकी जो वैल्यू ऑब्जर्व की गई है वो 2 ऑब्जर्व की गई है। ठीक है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों के सामने आते हैं। एक होती है आपकी आइसोगोनिक लाइन और एक होती है अगोनिक लाइन। आइसोगोनिक लाइन अपन उसको कहते हैं एक ऐसी लाइन जो सारे भी सेम पॉइंट ऑफ डिक्लिनेशन को ज्वाइन करे। जिन जिन पॉइंट का डिक्लिनेशन सेम है उसको ज्वाइन करे, वो मेरा आइसोगोनिक लाइन कहलाती है। ठीक है, और एक ऐसी लाइन जो जीरो डिक्लिनेशन को ज्वाइन करे वो मेरी अगोनिक लाइन कहलाती है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि अगोनिक लाइन के केस में वी कैन से दैट द मैग्नेटिक जो मेरिडियन होगी और जो ट्रू मेरिडियन होगी वो दोनों क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। यानी उस केस में अगोनिक लाइन के केस में मुझे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे जो भी अपन इसके में करेंगे एंगल ऑफ डिप वगैरह अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस पर आने वाले न्यूमेरिकल्स जो आपके लोगों के हैं उसको भी कल जो संडे है अपनी क्लास के अपन उसमें डिस्कस करेंगे। आप लोगों को इसमें जो भी डाउट हो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा गेट और ईएससी में आने वाले क्वेश्चंस, तो आप लोग इसको करें अच्छे से। जो भी डाउट हो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे से आप लोग बहुत से बच्चे टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप लोग भी टेलीग्राम पर पिन करें मेरे को। अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड है नितेश 10, आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिलेगा, आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। थैंक यू।